टुडे वी विल डिस्कस साइंस। ठीक है, तो साइंस में हम लोग आज फिजिक्स पढ़ेंगे। आपको एसआई यूनिट के बारे में एक्सप्लेन किए थे कि एसआई यूनिट जो है वो 1971 में कन्वेंशन हुआ था, मीन्स पूरे कंट्रीज़ का, जो भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, कि सबके यहाँ जो है वो स्टैंडर्ड जो है सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के वो इक्वल मतलब सेम होने चाहिए थे। तो इन दैट केस तो फिज़िक्स में वो जैसे लेंथ का आपका एसआई यूनिट जो है सबके एसआई यूनिट बनाया गया है कि ये सभी हर एक कंट्रीज़ में अगर कोई चाहे तो उस केस में वहाँ पे मेजरमेंट जो सिस्टम हो वो सब जगह सेम हो, तो उस तरह के यूनिट को बोलते हैं एसआई यूनिट। तो ये कन्वेंशन था एक तरह का जो 1971 में सभी जो कंट्रीज़ थे वो मिलके बनाए थे स्टैंडर्ड यूनिट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशंस को देखेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका आएगा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन से क्वेश्चंस आते हैं आपके, डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में परमिटिविटी जो है इसका डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट यू नो, यू आर अवेयर ऑफ दिस, एप्सिलॉन नॉट। साइलोन नॉट, दिस इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं। तो अब इसमें देखोगे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मतलब वैल्यू इन द टर्म्स डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। तो एप्सिलॉन नॉट किस में यूज़ होता है, कैन यू टेल मी? फोर्स, जब 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, सपोज फर्स्ट चार्ज इज क्यू एंड सेकेंड चार्ज इज क्यू। ठीक है, तो एक आपका हो जाएगा प्लस क्यू और दूसरा हो जाएगा माइनस क्यू। इस केस में आपका कूलम लॉ आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। कूलम लॉ सेज दैट इफ देयर इज 2 पॉइंट चार्जेस, एक आपका है प्लस क्यू दूसरा है माइनस क्यू, तो इसमें कैसा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों में। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एफ किसके इक्वल होगा? सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू आर। इस केस में हम मान लेते हैं कि इनके दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है? आर है। इस केस में आपका हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज नोन एज कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल। 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में जो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब एफ का यूनिट हम कैसे निकालेंगे? फोर्स का। तो फोर्स का यूनिट आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होगा? एम। क्लियर है? एक्सेलरेशन क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एल अपॉन टी मीन्स वी कैन से दैट कि एल टी माइनस 1, ये किसका हो जाएगा? वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन का क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, वी माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एल टी माइनस 1 अपॉन टी, ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो दिस यू कैन राइट डाउन एल टी माइनस 2, तो एम एल टी माइनस 2, यू कैन राइट डाउन एम एल टी माइनस 2। तो एफ की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस 2। तो दिस यू कैन राइट डाउन एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब इसका तो डायमेंशन नहीं होगा, इसको हटा दो, क्या मतलब है इसको रखने का? एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर। अब क्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा? क्यू का आप ऐसे लिख दो ना इसको, एफ को लिखने से पहले आप इसको ऐसे लिख दो लाइक दिस। एप्सिलॉन नॉट की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ मतलब 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका? एम एल टी माइनस 2, दिस यू कैन राइट डाउन एफ एंड क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर, क्यू का डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ क्यू है? तो क्यू का आपका 80 हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, बिकॉज करंट इज इक्वल टू व्हाट? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट एरिया इन अ फ्लो इन अ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर में फ्लो करता है। तो दिस इज क्यू इज इक्वल टू 80, तो 80 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। आर इज व्हाट? एक्चुअली द लेंथ। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस आर विल बी एल स्क्वायर। दिस बिकम्स व्हाट? 1 अपॉन m L3 t minus 2 and a square and t2.
दिस यू कैन राइट डाउन, इसको क्या लिख सकते हो आप, दिस बिकम्स m माइनस 1 l माइनस 3 a स्क्वायर एंड t 0 कैसे होगा, t 4 हो जाएगा ना, t 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आता है एग्जाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो m माइनस 1 l माइनस 3 a स्क्वायर t 4, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा किसका, एप्सिलॉन नॉट का। इसको लिख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, राइट डाउन दिस। समझ में आया सबको? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आप डायमेंशन बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आप लिख लो। इन सब के डायमेंशन आपको लिख के आने हैं। मोमेंटम के, मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, m इंटू वी, तो क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम, तो मास इंटू वेलोसिटी मीन्स ml t माइनस 1, ठीक है, तो ml t माइनस 1 मोमेंटम का। नेक्स्ट ऑफ दिस एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्स, फोर्स का एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 फोर्स का। वर्क का क्या होगा, वर्क का, वर्क पावर, यस वर्क पावर। तो वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क, वर्क आपका हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी, दिस यू कैन राइट डाउन। डायमेंशन लिखना है तो फोर्स क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 इंटू एल, तो एम एल टू टी माइनस 2, ठीक है। पावर का क्या हो जाएगा, पावर, पावर वर्क डन अपॉन टाइम, तो एम एल टू टी माइनस 2 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 3। तो इस तरह से आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं सबके। तो आपको डायमेंशन कल फाइंड आउट करके लाना है, लिख लो कौन कौन से जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके आपको डायमेंशन फाइंड आउट करके लाने हैं। तो राइट डाउन, मोमेंटम वर्क हो गया, पावर। अपने चलाओगे टॉर्क का, टॉर्क का फाइंड आउट करके आओगे। अभी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम आपको बताएंगे, ठीक है, उसको अभी रहने दो। सरफेस टेंशन का फाइंड आउट करके लाएंगे, लिख लीजिए किसका करके लाना है, आपको घर से करके लाना है। सरफेस टेंशन, टॉर्क, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टॉर्क सरफेस टेंशन की बात कर, टॉर्क सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस ऑफ gyration, मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, efficiency, एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बल्क मॉडुलस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपेसिटेंस, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, पावर ऑफ अ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेव नंबर, इंडक्टिव रिएक्टेंट्स, तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अब फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन,
gravitational constant. This you have to find out. Dimension of gravitational constant. So we can say that according to Newton's law of gravitation, if two bodies having mass m1 and m2, ठीक है, attract each other with a force which is known as force of gravitation, which is equal to the what product of their masses, means which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Suppose the distance between their centers is equal to r. ठीक है, तो इसके बीच में सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा इन दोनों मासेस के, जिसका मास m1 है m2 है. इज इट क्लियर? तो सपोज द डिस्टेंस बिटवीन these two masses, these two bodies is equal to r. तो f is inversely proportional to r square and directly proportional to m1 into m2. We can write down this as f is directly proportional to m1 m2 upon r square. And we have to remove this proportionality sign with constant. तो constant से हमें क्या करना है? रिमूव करना है इसको. f is equal to z m1 into m2 upon r square. This you can write down. तो we have to find out the dimension of this gravitational constant g. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो g is equal to what we can write down f into r square upon m1 into m2. तो f का आपको डायमेंशन पता है, क्या होता है फोर्स का? mlt माइनस 2, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, और m1 इंटू m2 मीन्स m की पावर 2 मास है ना. तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन? m माइनस 1 एल क्यूब और t माइनस 2. दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो इसका आपको बोलते हैं g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू आपको पता है? कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? कितना होता है? 9.8, 6.6, 7 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ठीक है, तो ये इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है उसमें. अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करें, 9 इंटू 10 पावर 9 होता है इसकी वैल्यू. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस. इसलिए कि आगे क्वेश्चंस में हमें काम देगा ये सब चीज़ें. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी आप डायमेंशन बता सकते हैं. तो राइट डाउन दिस पार्ट, द dimension of physical quantity x in the equation force is equal to x upon density is given by, ये नंबर है आपका ml4 t माइनस 2, बी नंबर है m2 l माइनस 2 t माइनस 1, सी नंबर है आपका ml माइनस 2 t माइनस 1. दिस, तो आपको x का डायमेंशन फाइंड आउट करना है. यस, तो x का डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैन यू एक्सप्लेन मी? अब फोर्स इज इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी दिया हुआ है, तो x का डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, यू कैन राइट डाउन फोर्स इंटू डेंसिटी. तो फोर्स इंटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है आपका? मास बाई वॉल्यूम. तो फोर्स का क्या हो जाएगा? ml t माइनस 2. तो फोर्स का ml t माइनस 2 और डेंसिटी हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम मीन्स m अपॉन वॉल्यूम का क्या होगा? l क्यूब. तो ml माइनस 3 हो जाएगा. दिस बिकम्स m स्क्वायर l 4 एंड t माइनस 2. तो m स्क्वायर l 4 और t माइनस 2 ऑप्शन
सॉरी हाँ L माइनस टू हो जाएगा, L माइनस टू हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा एम स्क्वायर L माइनस टू और T माइनस टू। तो एम स्क्वायर L माइनस टू और T माइनस टू, सी नंबर ऑप्शन। इस तरह से आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फिजिक्स में, ठीक है। तो डायमेंशन अगर आपको आएगा, ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t can be represented as s is equal to a into t plus b plus ct square, ठीक है। the dimensions of b are, b का डायमेंशंस क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन है आपका m0 L1 t माइनस 1, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है आपका m0 L0 t1, सी नंबर ऑप्शन है आपका m0 L माइनस 1 t माइनस 2, एंड डी नंबर ऑप्शन है आपका m0 L2 t माइनस 2। तो दिस इज द ऑप्शन हियर दैट यू हैव टू सॉल्व कीजिए इसके क्वेश्चन को। क्या होगा, सी का डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस पार्ट, क्या होगा। देखो एस क्या है, ऐसा है आपका स्पीड है या डिस्टेंस है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बोल रहा है, तो दिस इज व्हाट, क्या है ये, स्पीड है, तो डिस्टेंस है ना सर। हाँ डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस, स्पीड नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल बोल रहा है तो डिस्टेंस होगा। एस क्या डिस्टेंस है, तो एल हो जाएगा इसका। अब देखो ये a इंटू टी प्लस बी का भी एल होगा, अब प्लस है तो सी टी स्क्वायर है, तो a मतलब s इज इक्वल टू, आप क्या लिख लो, जो s का डायमेंशन होगा वही क्या होगा, सी टी के स्क्वायर का होगा। तो s इज वॉट, यहाँ पे आपका डिस्टेंस है तो l हो जाएगा इसका डायमेंशन, और c का मैं डायमेंशन पूछ रहा है, t का क्या होगा, t स्क्वायर इस तरह से, और l इसका हो जाएगा, तो c का डायमेंशन क्या होगा, l t माइनस 2। तो ये आपका हो जाएगा टोटल m0 l और t माइनस 2, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ c। तो c का डायमेंशन हो जाएगा m0 l1 और t माइनस 2, ये वाला होगा सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, द डायमेंशन ऑफ b। तो c का अगर डायमेंशन निकाले तो, अच्छा b का पूछ रहा है ना, c का आपका ये हो जाएगा, तो सुनो बता रहे हैं, c का हमने निकाला। सपोज मान लो क्वेश्चन में c का भी पूछ देता, जो s का डायमेंशन होगा वही ct का स्क्वायर का डायमेंशन होगा। उसी तरह से देखो इसका भी फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों का हम फाइंड आउट करके बता रहे हैं सबका। ऑप्शन में आपको पूछ रहा है कि b का डायमेंशन, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू टी प्लस बी। तो s का डायमेंशन क्या है, l है, a इंटू टी, ऐसे करोगे ना, a इंटू टी और प्लस ए बी। क्लियर है ये पार्ट। तो a इंटू टी का जो डायमेंशन होगा वही l का होगा, और a इंटू बी का होगा वही। तो सबसे पहले आपको a का डायमेंशन फाइंड आउट करना होगा, तो ए टी इज इक्वल टू एल है, तो ये आपका कैपिटल T ले लो इसको इस तरह से। तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस, तो ए बी इज इक्वल टू एल हो जाएगा आपका। ए बी इज इक्वल टू क्या है, एल है, ठीक है। तो a का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 1, और b इंटू इज इक्वल टू एल। तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t, केवल t हो जाएगा, ठीक है। तो केवल t हो जाएगा, मीन्स m0 l0 और t1 इस यू कैन राइट। तो ये t1 इसको न्यूटन की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, न्यूटन्स के इक्वेशन से,
सर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। हाँ ओके। तो सर ut और a इंटू टी प्लस बी जो होगा उसको कंपेयर करने पे ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो s उसमें क्या होता है आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, s आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है बिल्कुल। तो s इज इक्वल टू, आप इससे कर रहे हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है क्लियर है, हाँ हाफ एटी स्क्वायर। तो सर ut और a ब्रैकेट के अंदर t प्लस बी, यस बिल्कुल सही है कि ut मतलब at के सेम हो जाएगा, ये आप कहना चाहते हो ना, ut जो होगा सर मतलब मेरा मतलब है सर b भी होगी, b की जो यूनिट होगी ना सर वो टाइम की यूनिट होगी, क्योंकि हाँ। वो प्लस होके टाइम बन जाएगा। यस इसलिए कि देखो, हाँ बिल्कुल सही आपका है, a जो होगा वो u के इक्वल होगा, समझ में आ रहा है जी, a किसके इक्वल होगा, u के इक्वल होगा, और बाकी t प्लस बी यानी t के इक्वल ही होगा, मतलब b भी कहीं ना कहीं टाइम का यूनिट होगा, तो टाइम आ जाएगा। डायरेक्टली ऐसे एनालाइज करके भी क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, यू कैन डू ऑल्सो बाय एनालाइजिंग डायरेक्टली। केस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको आप जो है वो कंपेयर करके a का जो यूनिट होगा वो u का होगा स्पीड का, और t का जो यूनिट होगा वो t प्लस बी का होगा, तो यहाँ पे b का भी यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग अब काइनेमेटिक्स में बढ़ते हैं आगे, काइनेमेटिक्स पढ़ा जाएगा आगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसको आपने लिख लिया, तो इसको लिखो जल्दी से। आप इस तरह से देखो, अगर आपको c का आए तो c का आए तो at स्क्वायर, एक्सेलरेशन का आपको क्या करना है, डायमेंशन ले लेना है। तो एक्सेलरेशन का देखो ना, आप एक्सेलरेशन कहें तो डायमेंशन आया c का, एक्चुअल में देखें तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो l की पावर -1 है सर, कहाँ पे, मतलब अगर c आता तो फिर इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर c का पूछा जाता तो ये ऑप्शन होता। सर l की पावर -1 है। अच्छा -1 है, ठीक है, हाँ तो फिर कोई नहीं होता, c का पूछता है तो ऑप्शन चेंज करता फिर, ठीक है ऑप्शन चेंज दिया रहता। तो आप ऐसे c का, अब किसी का भी दिया रहे डायमेंशन तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं इसलिए। क्लियर है ना ये चीज़। तो फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स ये लिख लिया सब लोगों ने, ओके। मोशन, तो रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, when an object is said to be in rest. What is the condition? If an object what does not change its position with respect to time, in that case we can say that object is in rest, that object is said to be in rest. तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। मीन्स कोई भी पार्टिकल्स टाइम के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। मीन्स एनी पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इन दैट केस वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो फॉर एग्जांपल कि आप देख रहे हैं कि दिस इज हेयर मैप, ठीक है, तो मैप है आपका। तो आप देखोगे कि अभी आप देख रहे हो, अभी जितना भी टाइम हो रहा है अभी देख रहे हो कि आप यहीं पे ये क्या है रखा हुआ है। आफ्टर 1 आवर भी आप देखोगे तो आपको यहीं पे मिलेगा। इट मीन्स दैट ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इन दैट केस वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो वो ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, रेस्ट में होगा। मीन्स वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट डज नॉट change its position with respect to time। तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा तो उस केस में ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा। नेक्स्ट इज मोशन। इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहा जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, व्हेन दैट ऑब्जेक्ट changes its position with respect to what? If an object changes its position with respect to time, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज कर रहा है, इन दैट केस वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा। तो आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल एंड से टू मी which of the following object is in rest or in motion। तो suppose this is bus stand here, बस स्टॉप यहाँ पे आपका है, this is बस स्टॉप, ये आपका बस स्टॉप है। यहाँ पे कोई पर्सन यहाँ पे है, suppose this person is see here,
हाँ, बस स्टॉप क्या आपको पता है, यू नो अबाउट कि बस स्टॉप पे बस जाएगी, सपोज दिस इज बस हेयर, दिस इज बस हेयर एंड द 2 पर्सन हेयर ए एंड बी आर सिटिंग हेयर, ठीक है, इन द बस। क्लियर है, दिस 2 थिंग्स आर क्लियर। ए एंड बी आर 2 persons which they are sitting in the bus and C is the person which is on the bus stop and waiting for the bus, ठीक है। वो क्या कर रहा है, बस के लिए वेट कर रहा है, बस स्टॉप पे है और बस के लिए वेट कर रहा है। तो इन दैट केस अगर ए बी सी के रिस्पेक्ट में देखें, अगर ए बी के रिस्पेक्ट में सी को देखा जाए, यस विथ रिस्पेक्ट टू ए, टेल मी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए, अब ए सी किस में होगा, मोशन में होगा या रेस्ट में होगा, कैन यू टेल मी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में सी किस में होगा, मोशन में होगा या रेस्ट में होगा? सी होगा आपका मोशन में, सी इज मोशन। कैसे? इसलिए कि बस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बस इज मूविंग टुवर्ड्स द बस स्टॉप, तो बस जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द बस स्टॉप, तो ए के रिस्पेक्ट में सी जो है मोशन में होगा, समझ में आ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सी क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मीन्स वी आर द, सपोज यू आर द ऑब्जर्वर एंड यू आर सीइंग ऑल दिस फिनोमेना इज हैपनिंग हियर एंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू आर सीइंग, तो ए बी सी क्या है, ए बी आपका मोशन में होगा, इसलिए कि वो बस में बैठे हुए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर बोलें तो सबसे पहले आपका हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इनर्शियल फ्रेम एज वेल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो देखोगे इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, हम अर्थ के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो देखो अर्थ के रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो ये ए बी किस में है, मोशन में है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ए और बी किस में है, मोशन में है, और सी रेस्ट में है, सी जो है वो रेस्ट में है, सी इज इन रेस्ट हियर। बट अब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखें, फॉर एग्जाम्पल कि ए के रिस्पेक्ट में सी को देखेंगे तो मोशन में होगा, सेम एज विथ रिस्पेक्ट टू बी, सी किस में होगा, मोशन में होगा। लेकिन ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ए बी इज इन, बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए के रिस्पेक्ट में देखें तो बी किस में होगा, बी इज इन रेस्ट, इसलिए कि ए बी दोनों एक साथ बैठे हुए ना, तो दोनों रेस्ट पोजीशन में होंगे, तो ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में होगा और बी के रिस्पेक्ट में ए क्या होगा, ए भी रेस्ट में होगा। अब सी के रिस्पेक्ट में ए और बी किस में होंगे, विथ रिस्पेक्ट टू सी, with respect to C, if you talk about with respect to C, तो A and B is what, in motion, A and B is in motion, तो with respect to C A और B किस में होंगे, मोशन में होंगे, and with respect to A B is in rest, and with respect to B A is also in rest, with respect to B vice versa true है ना, with respect to B A is also in rest, is also in rest. This is all about the concept of rest and motion, कि कौन से ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और कौन से ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं कि मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट। कोई डाउट इसमें किसी को, इज देयर एनी डाउट इन दिस पार्ट? ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। ये समझ में आया, कोई डाउट इसमें किसी को? Okay, so write down this part and we'll proceed to the next part. Write down. हो गया? अच्छा, छोड़ना ठीक है। Thank you to all the students for watching my this video lecture. We will continue the next part in the next class.